नमस्कार साथियों। जीएस ऑनलाइन में हम लोग शुरू करने वाले हैं जीएस ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज़ पॉलिटी में। तो यहाँ पर हमने लिया है जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है आपका, तो वो चूँकि एक बहुत बड़ी किताब होती है और कम समय में उसको पढ़ पाना थोड़ा आसान नहीं होता है। तो हमने जो उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो ज़्यादातर कन्फ्यूज़न वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उन पर काफ़ी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो ऐसे क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर सेट तैयार किया है। तो वो आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छे से और वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारे कमीशन द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किसी प्रैक्टिस सेट से हो। एक्चुअली ये आए हुए जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। शासन प्रणाली आज का टॉपिक है। शासन प्रणाली में हमने जिन क्वेश्चंस को इसमें रखा है, हमने इन 7 टॉपिक को रखा है और यहाँ से क्वेश्चन आप जानते हैं, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो टॉपिक लिया है उसमें है संघात्मक शासन, संसदीय शासन, अध्यक्षात्मक शासन, संघात्मक शासन के तत्व, एकात्मक शासन के तत्व, शासन प्रणाली से संबंधित जो कथन हैं वो पूछे जाते हैं किसके द्वारा कहे गए हैं, और विधि का शासन के तत्व कौन कौन से हैं उनके बारे में इसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया। उन्हीं के सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो क्वेश्चंस आते हैं कि आप उनको अच्छे से कर पाते हैं, तो हमारे साथ आप भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा ताकि आपको आसानी हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 स्टेटमेंट हैं, सही बताना है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो विकल्प में आपके हैं केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों और 1 2 में से कोई नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको राष्ट्रमंडल से संबंधित जो सदस्यता है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं जो इसका एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, तो ये बात तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन दूसरा कहता है कि इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, और बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित संगठन है। जो राष्ट्रमंडल है उसके सभी सदस्य राष्ट्र जो हैं वो स्वतंत्र हैं, समान हैं, और ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त इसमें नहीं है। तो इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है जो दिया गया है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो सही होगा केवल 1 होगा, यानी कि आपका विकल्प जो है वो ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था में इसमें कई विकल्प हैं। न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका यहाँ पर होना चाहिए, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो आइए देखते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या संबंध है। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। अर्थात जो आपका चौथा विकल्प है वो यहाँ पर सही हो जाएगा कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी उत्तर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, यानी कि भिन्नता बतानी है किस बात में भिन्न है। 4 विकल्प हैं। पहला है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तीसरा है द्विसदनीय विधायिका है। चौथा है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। मतलब यह है कि भारत में इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिससे वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग हो जाती है। तो देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ये प्रणाली लागू नहीं है। तो जो इसमें दिया गया था आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, इससे ही भिन्न हो जाता है। तो इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अलावा जो है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका या सामूहिक उत्तरदायित्व या द्विसदनीय विधायिका, ये भारत ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। तो इसमें जो आपके विकल्प दिए गए हैं उसमें चौथा विकल्प जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली, तो ये भारत की विशेषता है, तो इसलिए ये इससे भिन्न हो जाती है। बाकी जो तीनों हैं ये आपके भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है। यानी कि ब्रिटिश मॉडल से हमें भिन्नता बतानी है। तो दो हैं। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। तो हमें चेक करना है कि क्या भारत में संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है, क्या वो परिसीमित है। अगर ऐसा है तो भिन्न होगी। दूसरा, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। यानी कि जब कोई संशोधन होता है तो उसकी संवैधानिकता के मतलब वो संवैधानिक है या नहीं, ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के पास भेजते हैं। अगर ऐसा होगा तो भी भिन्न होगा। तो हमें इन दोनों फैक्ट को चेक करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कि क्या इनकी हकीकत है। देखिए, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वहां संसद ही सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है जो किसी विधि का सृजन या विधि का समापन कर सकती है। ये कहाँ की बात थी? ये ब्रिटिश मॉडल में बात थी। अब दूसरी ओर जो भारतीय मॉडल देखते हैं, तो भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, जिसके तहत संसद की विधि निर्माण की शक्ति जो है वो लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। ठीक है, तो इसका मतलब परिसीमित है, जो संविधान की सीमाओं के ऊपर संसद नहीं जा सकती। तो भारत में संसद के किसी अधिनियम, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया गया, यानी कि पहला तो आपका सही हो गया, दूसरा जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है वो दिया गया कि भारत में संसद के किसी अधिनियम के सम्मुख संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले जो होते हैं वो उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जाने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों बातें बताती हैं कि हमारा जो मॉडल है वो ब्रिटिश आधारित जो ब्रिटिश मॉडल है उससे भिन्न है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, यानी कि सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपने अगर अभी तक प्लेलिस्ट विजिट नहीं किया है तो वहाँ प्लेलिस्ट विजिट करें। आपको बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो मिलेंगे। दृष्टि क्विक बुक की समरी लेक्चर्स हैं, मेरे क्लासरूम वीडियोज़ हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, बहुत कुछ है। आप देखिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि। देखिए, हम क्यों मान लें कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है? तो 4 विकल्प हैं, देखिए कौन कौन से हैं इसमें। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। दूसरा है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। तीसरा, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। चौथा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ इन 4 विकल्पों में कौन सा सबसे ठोस प्रमाण है कि जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो इसमें बात है कि संसदीय प्रणाली की सरकार है। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, और कार्यपालिका तभी तक कार्यरत रहती है जब तक उसे लोकसभा यानी कि संसद का विश्वास प्राप्त रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है वही इस बात को निश्चित कर देता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। तो इसका जो आपका विकल्प हो जाएगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो 4 विकल्प हैं, इसमें हमें बात करनी है प्रेसिडेंशियल, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। तो संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है? तो जो इसका मूलभूत तत्व होता है वो होता है एकल कार्यपालिका। इसका डिटेल भी हम लोग देख सकते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होती है एकल कार्यपालिका, इसी में सत्ता केंद्रीकृत होती है। तो जो इसका बी आंसर होगा वो सही हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? ये भी यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ही बात कर रहा है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो देखिए, इनमें आपके विकल्प कई हैं, जैसे कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या होता है, तो ये बात समझिए कि जो कार्यकारिणी का प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी सही है।
और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही। यानी कि ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, यानी कि इसका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा और इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं। देखिए इसके बारे में डिटेल में यहाँ दिया भी है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कि कार्यकारिणी का प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं अपने विवेक से करता है तथा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। तो आप ऐसे भी स्क्रीनशॉट लेके भी इसका रख सकते हैं। भारत को एक गणतंत्र कहा जाता है, तो इसका क्या अर्थ है, मतलब गणतंत्र से क्या मतलब है? तो 4 विकल्प यहाँ पर यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा है भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा है भारत राज्यों का संघ है। तो क्यों गणतंत्र है ये समझिए। तो गणतंत्र होने का पर्पज़ यहाँ पर ये है कि इसमें दिया है विकल्प भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है। तो आइए डिटेल इसके बारे में पढ़ते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है राज्य का प्रधान निर्वाचित हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, वह वंशानुगत नहीं हो सकता। तो किसी भी गणतंत्र में जो प्रधान होगा राज्य का वो वंशानुगत नहीं होगा। और भारत में राष्ट्र का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन होता है। इसी प्रकार भारत एक गणतंत्र है, इसको गणतंत्र कहा जा सकता है। तो ये रहा हमारा जो इसमें विकल्प होगा, सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? अब परिसंघीय आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया जाता है कि संविधान लिखित और अनम्य है। दूसरा है न्यायपालिका स्वतंत्र है। तीसरा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। और चौथा है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। तो देखिए कोई राज्य संघात्मक है अथवा एकात्मक, यह संविधान द्वारा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के आधार पर जाना जाता है। तो इसमें जो विकल्प होगा वो डी विकल्प सही होगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं कि कोई राज्य जो है वो शक्तियों के विभाजन के आधार पर यह डिसाइड किया सकता है कि संघात्मक है कि एकात्मक। अगर शक्तियों का विभाजन किया गया है तो वो कैसा होगा? संघात्मक होगा। यदि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होगा तो राज्य को संघीय राज्य कहा जाएगा। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्य के भी शक्तियों का वितरण किया गया है। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो आपको मिल गया है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इसमें केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का वितरण है वो आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर, ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो देखिए यहाँ इसका जो विकल्प होगा वो डी सही है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि जो भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है, इसीलिए यह अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। इसके कुछ उपबंधों को कैसे समझ सकते हैं? तो इसके अगर कुछ उपबंध देखें तो उनको संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है, जबकि जो कुछ उपबंध ऐसे हैं कि उनके संशोधन के लिए 368 के अधीन 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। और साथ ही कुछ ऐसे भी विशिष्ट उपबंध हैं कि उनमें अगर संशोधन करना है तो संसद का विशेष बहुमत चाहिए, यानी कि आधे से अधिक जो 2/3 हो बहुमत वो भी, और आधे से अधिक राज्यों का भी अनुसमर्थन आवश्यक होता है। तो देखिए इसको कुछ संविधान को एकदम आसान ही बना दिया गया है कि साधारण बहुमत से ही हो जाए, और कुछ को इतना टफ कर दिया गया है कि जब तक आधे से अधिक राज्य नहीं उसको पास कर देंगे तब तक वो लागू नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसको अंशतः कठोर भी कहा सकता है, अंशतः लचीला भी कहा जा सकता है। इसका यही विकल्प सही होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? यहाँ संघ को लेकर के फिर से क्वेश्चन है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। तो देखिए इसमें जो पहला विकल्प है न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, यही इसका सही उत्तर होगा। इसके बारे में जानते हैं कैसे होगा। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सुरक्षित होना संघीय प्रणाली की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही संविधान की व्याख्या की शक्ति होती है, ताकि संघीय संरचना में संविधान के मूलभूत प्रावधानों को केंद्र द्वारा एक पक्षीय रूप से परिवर्तित न किया जा सके। भारतीय संविधान के तहत केंद्र एवं राज्यों के बीच विवादों के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, वही आपका सही हो जाएगा। पहला इसका ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। इसको लेके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको बहुत डाउट भी होता है। तो चलिए मेरे साथ आप, जब तक हम उत्तर नहीं बताते हैं तब तक आप इसका उत्तर दे दिया करिए। तो आपके विकल्प हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। आपको बताना है कि कौन सा संघीय लक्षण नहीं है, यानी कि एकात्मक लक्षण है। दूसरा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान का होना। तीसरा है इकहरी नागरिकता। और चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो चलिए इसका उत्तर आप बताइएगा, मैं थोड़ा आपको डिटेल में इसको समझाता हूँ कि जो एकात्मक लक्षण होते हैं वो अगर आपको पता होंगे तो आप पकड़ लेंगे। एकात्मक लक्षण में होता है एकल नागरिकता, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा भारत में है राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ये भी एकात्मक लक्षण है। तीसरा आपातकाल की घोषणा, ऐसे में भी पूरा जो शासन व्यवस्था होती है एकात्मक हो जाती है। और जो समझौतों को लागू करने की संसद की शक्ति है वो भी जो है, क्योंकि वो राज्यों पर प्रभावी होती है, इसीलिए ये भी एकात्मक लक्षण है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो एकल नागरिकता है वो आपको विकल्प में दिख रहा है इकहरी नागरिकता, तो ये एकात्मक लक्षण है, ना कि संघात्मक लक्षण है। बाकी जो शक्तियों का बंटवारा इससे पहले हमने देखा, ये संघीय लक्षण है। और पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी होना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका भी होनी चाहिए, तो ये संघीय लक्षण है। जबकि जो ये इकहरी नागरिकता है ये एकात्मक लक्षण है। तो संघात्मक एकात्मक को लेकर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। अब आप बताइए, एकात्मक तत्व फिर से पूछा गया है, तो इसमें लगभग 6 दिए गए हैं। अब आपको इसमें पकड़ना है कि कौन सा सही है। तो आपको अगर इसमें पता नहीं है ना तो काफ़ी इसमें गलत कर जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। बताना क्या है, एकात्मक तत्व। शक्तियों का विकेंद्रीकरण बताइए क्या होगा, संघीय शक्ति होगा कि एकात्मक होगा। तो विकेंद्रीकरण किया गया मतलब बंटवारा किया गया है, ये तो संघात्मक तत्व हो गया ना, तो ये वाला तो नहीं होगा। राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, तो ये एकात्मक है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसका नियंत्रण यहाँ राज्यों में हो जाता है। तो दूसरा विकल्प एकात्मक आपका हो जाता है। तीसरा, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। तो राज्यसभा में चूंकि जो असमान प्रतिनिधित्व है वो भी एकात्मक लक्षण का ही उदाहरण है, तो ये भी आपका एकात्मक हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन संघात्मक की विशेषता है। अखिल भारतीय सेवाएं, तो ये केंद्र इसकी नियुक्ति करता है ना, इसलिए ये भी एकात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये भी जो है वो राज्यों पर हावी होता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है ये भी एकात्मक लक्षण है। और द्विसदनीय विधायिका, ये तो संघात्मक लक्षण है, इसलिए यहाँ जो आपके विकल्प हो जाएंगे 2, 3, 5, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। एकात्मक को थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पर। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रमुख जो एकात्मक तत्व हैं इनको स्क्रीनशॉट में रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो पहला है राज्यपालों की नियुक्ति। उसके बाद दूसरा क्या है, जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है तो उससे संबंधित जो उपबंध है, जैसे 356, 357 के तहत, तो वो। दूसरा समवर्ती सूची है और उनसे संबंधित विषय पर जो संघ की विधायी शक्ति है, भाई उनका अगर वो कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में तो वो प्रभावी होगा केंद्र का, तो ये भी एकात्मक में उसको करता है कन्वर्ट। राज्यों के नाम और उसके भूगोल परिवर्तित करने की संसद की शक्ति, ये भी संसद के पास शक्ति होती है, तो यहाँ भी एकात्मक लक्षण आ जाता है। राज्यों की कमजोर वित्तीय शक्तियाँ, ये भी एकात्मक लक्षण है। संविधान संशोधन में राज्यों की अपेक्षाकृत निर्बल भूमिका है, तो इसलिए यहाँ भी एकात्मक शक्ति है, जो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। अखिल भारतीय सेवा से संबंधित जो संवैधानिक और अन्य विधिक उपबंध हैं वो भी एकात्मक लक्षण है। दूसरा, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, ये भी एकात्मक लक्षण है। और संबंधित राज्य का हित सुनिश्चित करने में राज्यसभा की कमजोर जो भूमिका है वो भी एकात्मक लक्षण है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आपके विकल्प कैसे भी आएंगे वो आप पकड़ लेंगे। आइए इसी पर आपका दूसरा क्वेश्चन का टेस्ट हो जाए, इन्हीं बातों को लेकर के। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से वही है, लेकिन यहाँ पर ये आपके विकल्प अलग हैं। तो अब इसमें देखना है कि कौन कौन से इसमें जो इसका सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा। तो पहला दिया है लिखित संविधान। लिखित संविधान कैसा है, तो लिखित संविधान संघात्मक तत्व है, इसलिए इसको हटा दीजिए। कठोर संविधान, ये भी संघात्मक तत्व है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघात्मक तत्व है। राज्यपाल की नियुक्ति भी हमने पढ़ा था, एकात्मक तत्व है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये तो पृथक उसमें है, तो ये तो संघात्मक हो जाएगा। राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो यहाँ पर केंद्र हावी हो गया, तो इसलिए एकात्मक तत्व हो गया। संवैधानिक संकट, आपातकाल भी वो किसका है, तो एकात्मक तत्व है।
और सर्वोच्च न्यायालय, तो ये संघात्मक लक्षण है। तो आपके यहाँ विकल्प जो है 4, 6, 7 यानी कि जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। तो अगर आपने इसको खुद से कर लिया है तो बहुत अच्छा है और आपको संघात्मक एकात्मक के सारे तत्व पता चल गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चंस देखने में जितने ही आसान लगते हैं उतना ही इनसे ज़्यादा गलत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। 4 यहाँ पर दिए गए हैं, पूछा है कौन सा सही है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन देख के घबराया मत करिए। अगर ध्यान से आपने बुक पढ़ी होगी तो आप इसको हल कर पाएंगे। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। तीसरा है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न हैं। चौथा है, विधायिकी, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। तो चारों स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर पकड़ना है। देखिए चारों स्टेटमेंट में अगर इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे तो और अच्छा सा इसमें कर पाएंगे, क्योंकि आपको सही उत्तर बताना है, पहला सही है कि पहला दूसरा सही है कि 1, 2, 3 सही है कि चारों सही हैं। तो इसमें आपको एक एक करके देखना होगा। जैसे जो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, तो ये बिल्कुल सही है कि मूल संरचना कैसी है, हमारी संघीय व्यवस्था है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। एकात्मक झुकाव को उसमें सशक्त मिश्रण है, क्योंकि जब आपातकाल आता है या राज्यपाल की नियुक्ति होती है या अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, आपने देखा कई एकात्मक तत्व हैं, तो सशक्त मिश्रण है एकात्मक लक्षणों के। तो इसलिए आपका पहला दूसरा तो विकल्प सही हो जाता है। ठीक है। जो तीसरा दिया है, दोनों संघ और राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। देखिए आपके किसी भी राज्य की जो विधायिका है वो प्रभुता संपन्न नहीं है, उस पर केंद्र की संप्रभुता है। तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा है, विधायिकी, वित्तीय, न्यायिक शक्तियाँ संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। देखिए यहाँ विधायिकी और वित्तीय तो की गई हैं, न्यायिक शक्तियाँ संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित नहीं की गई हैं। तो इसलिए इस बात का यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो चौथा विकल्प होगा वो भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1, 2 सही होगा। इसको थोड़ा डिटेल में और चेक करते हैं, जो इसके बारे में आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, जो शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, ये बात तो सही है। एकल नागरिकता केंद्र के राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ एकात्मक झुकाव प्रदान करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। जो राज्य विधायिका की रक्षा और विदेशी मामलों सहित अनेक संदर्भ हैं जो केंद्र से अलग नहीं हैं। साथ ही यहाँ पर न्यायिक शक्तियों को सोपानबद्ध क्रम है, न कि संघ और राज्य के मध्य विभाजन किया गया है। तो न्यायपालिका का सोपान नीचे से ऊपर बना हुआ है कि जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट आएगा, इनको राज्यों में नहीं बांटा गया है। तो इसलिए जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगा, यानी कि जो 1 और 2 विकल्प हैं स्टेटमेंट वो सही है, यानी कि केवल 1 और 2 सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये, और इस तरीके के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और आपका ये बताता है कि आपने बुक को कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। विकल्प हैं जी ऑस्टिन, केसी वियर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये 3-4 क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे गए हैं, तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। जो इसमें जी ऑस्टिन है, तो जी ऑस्टिन के अनुसार इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान सहकारी संघवाद, इन्होंने इसको कहा था कि सहकारी परिसंघीय संविधान है। और केसी वियर जो है वो भारत के संविधान को अर्धसंघीय बताते हैं। तो यहाँ पर जी ऑस्टिन का विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो इसमें विकल्प में दिए गए हैं चारों नाम पढ़ लेते हैं ताकि आप शायद बता पाएँ। हेराल्ड लास्की, आइवर जेनिंग्स, लॉर्ड ब्राइस, केसी वियर। तो केसी वियर मैंने बताया भी था अभी, तो किसका उत्तर जो होगा केसी वियर ने अर्धसंघात्मक राज्य कहा है। भारतीय संविधान के विषय में किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये भी कथन जो है वो केसी वियर का है। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, नहीं ढाला गया है। डाला जो लिखा है वो ढाला होगा। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो ये किसका कथन है। तो आपके विकल्प हैं डी बसु, के मुंशी, बी अम्बेडकर, के अय्यर। तो इसमें भीमराव अम्बेडकर जी का ये स्टेटमेंट है, यानी कि सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा और इसमें उत्तर होगा बी अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है।
तो इसमें विकल्प हैं हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरनी, एफ.डब्ल्यू. रिक्स। देखिए सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इसके पहले के जो तीनों क्वेश्चन मैंने बताया वो यूपी पीसीएस के क्वेश्चन है, जीआईसी में मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो ये क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, तो ये सारे आयोग से आए हुए क्वेश्चन ही हैं जो हमेशा एक दूसरे आयोग में पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए इसमें जो हर्बर्ट साइमन है दिया है पहला विकल्प, ये इसका सही उत्तर होगा। इन्होंने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है। ठीक है, तो इसका विकल्प जो हो जाएगा वो पहला हर्बर्ट साइमन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। यानी कि यहाँ रूल ऑफ लॉ को अगर आपको पता है इसकी डेफिनेशन, तो उसके अगर प्रमुख लक्षण पता है जो रूल ऑफ लॉ के हैं, तो ये आप उसमें पकड़ पाएंगे कि कौन से हैं जो रूल ऑफ लॉ के प्रमुख लक्षण हैं। तो इसमें दिया गया शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो दरअसल इसका जो सबसे विशद वर्णन मिलता है, तो इसमें पूछा गया है सही उत्तर चुनना है, तो 1 3 2 4 1 2 4 1 2 3 4, जो इसका सही वर्णन मिलता है तो वो प्रोफेसर डायसी की किताब में मिलता है। तो आइए थोड़ा इसका डिटेल पढ़ लेते हैं कि प्रोफेसर डायसी ने 1885 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी थी द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें विधि के शासन के उन्होंने रूल ऑफ लॉ के 3 लक्षण बताए थे। कौन कौन से थे? पहला था विधि की सर्वोपरिता, यानी कि विधि सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं। इसमें स्वेच्छाचारिता का अभाव होगा, इसका मतलब उसकी शक्तियों का परिसीमन होगा। तो इसमें पहला ही जो स्टेटमेंट दिया गया है कि शक्तियों का परिसीमन होगा, ये पहला ये तो सही हो गया। उसके बाद क्या है, दूसरा दिया विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता भी आपका यहाँ पर 2 विकल्प जो है सही हो जाते हैं। आइए तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरा इन्होंने बताया था विधिक भावना की प्रबलता। इसका मतलब क्या होता है? तो ये तीनों तत्वों को ध्यान रखेंगे डायसी के, यानी कि विधि की सर्वोपरिता, विधि के समक्ष समता और विधिक भावना की प्रबलता। तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के सामान्य सिद्धांत व्यक्तियों की अधिकार स्वतंत्रताओं का निर्धारण करने वाले न्यायिक निश्चयों का परिणाम है। तो जो इसमें तीसरा विकल्प स्टेटमेंट दिया गया है, चौथा स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, वो भी सही है। तीसरा वाला इसमें नहीं मिल रहा है। तो दरअसल जो सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व तो विधि के शासन का लक्षण नहीं है, तो इसमें तीसरा वाला स्टेटमेंट लक्षण नहीं है। ये तीसरा वाला हटा दीजिए, तो बाकी आपके 1 2 और 4 जो हैं वो सही हैं, यानी कि आपका विकल्प जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस प्री 2018 में क्वेश्चन इसको पूछा गया था। और चूँकि आयोग के जो यूपीएससी क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर कर आपको अगले एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार कथनों पर विचार करना है कि संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। मतलब संवैधानिक सरकार को डिफाइन किया गया है कि वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। चेक करिए कि क्या ये सही है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो संवैधानिक सरकार कौन सी है? पहला, राज्य की सत्ता के हित में लगाए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर लगाए प्रतिबंध। दोनों बातें अलग अलग हैं, समझिएगा। तो आप बताइए कि किसके हित में लगाएगा, राज्य की सत्ता के हित में कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में? आप अगर ऐसे ही पकड़ पाएंगे तो मुझे लगता है सही पकड़ पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। राज्य का हित देखेगा तब तो निरंकुश शासन हो जाएगा। तो इसलिए इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, केवल 2। आइए इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत जो होता है वो संविधान होता है, और जो संवैधानिक सरकार होती है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, टर्म पकड़िएगा, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, राज्य की निरंकुशता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ही ब्रिटेन और अमेरिका में संविधान का जो है उदय हुआ। संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। भाई, व्यक्ति की स्वतंत्रता अगर नहीं रहेगी तब तो निरंकुश शासन हो जाएगा। इसलिए आपका विकल्प जो है वो दूसरा सही होगा, पहला वाला गलत होगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो इसमें दिया गया है कि संवैधानिक सरकार किसको कहा जा सकता है। विकल्प में है आपके। इस क्वेश्चन को जितना छोटा दिख रहा है आसान मत समझिएगा। पहले तो ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आईएएस 2020 का क्वेश्चन है ये,
और आप इसका उत्तर दीजिए। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। बताइए कौन सा होगा। आइए जरा चेक करते हैं। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार। इसका तात्पर्य है कि सरकार इसके तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का स्रोत संविधान है और यह संविधान में निहित उपबंधों के अधीन ही कार्य करते हैं। संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों और नीतियों पर कुछ सीमाएं लगाता है। यह सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी कि संविधान ने जो सीमा बना दी है उसका वो उल्लंघन नहीं कर सकती। तो इसलिए जो संवैधानिक सरकार होगी वो कैसी होगी, सीमित सरकार होगी। तो आपका विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अब तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और याद रखिएगा ये क्वेश्चन फिर से पूछा सकता है। भाई लेटेस्ट यूपीएससी का क्वेश्चन है इसलिए आपसे ये पूछा भी जा सकता है। आइए अगला यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं, यानी कि भारत और अमेरिका में समानता इसमें बतानी है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं। तीसरा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। और चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। भारत और अमेरिका में इसको कंपेयर करना, अगर आपको दोनों के बारे में पता होगा तभी आप बता पाएंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि पहला जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, आइए थोड़ा इनके बारे में डिटेल भी चेक कर लेते हैं तो आपको एक एक करके थोड़ा जानकारी अच्छे से मिल पाएगी। पहले पॉकेट वीटो को डिस्कस किया गया है, तो क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो पॉकेट वीटो का ही होगा, सी जो पहला विकल्प है केवल 3। लेकिन कैसे होगा ये समझने के लिए आपको डिटेल जानना जरूरी है। किसी विधेयक पर कोई भी कार्यवाही न करने की राष्ट्रपति की शक्ति पॉकेट वीटो के रूप में जानी जाती है। ये भारत और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति के पास होती है। कैसे, जो अमेरिका के में अगर कोई विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास तो उस पर अगर कोई कार्यवाही वो नहीं करता है तो 10 दिन में विधेयक को वापस करना होगा। लेकिन क्या भारत में ऐसा होता है? नहीं। भारतीय राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक आए और चाहे तो उसका वो साइन कर दे, ना साइन करे, वापस कर दे, इसमें कोई समयावधि का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये दिया गया है कि कौन सी विशेषताएं इसमें समान है, तो पॉकेट वीटो की शक्ति जो है इसमें दिया जा सकता है। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास तथा अमेरिका में राज्यों के पास हैं। दूसरा है अमेरिका के उच्च सदन में सभी सदस्य प्रत्यक्ष क्षेत्र निर्वाचित होते हैं, जो कि भारत में उच्च सदन राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सी विशेषताएं समान हैं, तो इसमें जो है वो चूँकि इसमें पहला, दूसरा और चौथा तो अंतर है, जो वीटो शक्ति है वो दोनों में है, हालांकि उसकी भी प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट जो आंसर होगा वो केवल 3 होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अब कथन कारण को लेकर कई क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कथन कारण वाले क्वेश्चन। अब ये हमने कई क्वेश्चन रखे हुए हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है जो कथन कारण से संबंधित है। तो ये राजस्थान पीसीएससी का ये क्वेश्चन है, तो इसका देखते हैं। निम्नलिखित में से एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। 2 स्टेटमेंट दिए गए होंगे, दूसरा बताना है कि उसकी व्याख्या करता है कि नहीं। तो इसी तरीके से विकल्प सब में होते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, ये पहला स्टेटमेंट है, और इसका कारण ये बता रहे हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो देखिए भारत में राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, तो परोक्षता कहिए या अप्रत्यक्ष कहिए दोनों सही है। तो आपका कथन तो सही हो जाता है, यानी कि ए जो है आपका वो सही है कथन। अब आर क्या सही है, तो संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो गणतंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर जो प्रधान होता है सत्ता का उसका अनुवांशिक नहीं होता है, वंशानुगत नहीं होता है। तो चूंकि यहाँ भी चयन होता है, निर्वाचित होता है, इसलिए गणतंत्रवाद के साथ है और उसका निर्वाचन भी होता है, तो इसलिए कथन कारण दोनों सही हैं। तो आपका जो पहला विकल्प है वो सही है कि ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका डिटेल भी अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ दिया गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है भारतीय राष्ट्रपति, और इसको गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ अनुवांशिक शासक नहीं होता और सभी पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इसका विकल्प जो है आपका पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कथन आर। एक कथन है, कारण है। तो इसमें समझते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री का है। तो कहता है कथन की राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं और इसका कारण बताते हैं कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ये बात सही है कि जो लोकतंत्र के जीवन रखते हैं वो राजनीतिक दल ही हैं। क्यों? क्योंकि ये चुनाव में भागीदारी, सरकार का निर्माण, नागरिकों में राजनीतिक सहभागिता का प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दल को ही कोसते हैं, इसीलिए बार बार वो सत्ता में परिवर्तन भी करते हैं। तो यहाँ पर आपका कथन और कारण दोनों सही है और आर जो है यानी कि कारण जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्थ संघात्मक कहा जाता है। तो बिल्कुल ये कहा जाता है और आप इसको जानते हैं। दूसरा, इसका कारण बता रहे हैं क्यों अर्थ संघात्मक कहा जाता है। तो कारण ये बता रहे हैं कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। देखिए, ये अपने आप में एक सही बात तो है, लेकिन इसका सही कारण नहीं है। इसकी वजह से इसको अर्धसंघात्मक नहीं कहा जाता है। अर्धसंघात्मक होने के पीछे कई कारण है कि उसमें एकात्मक तत्व है। अगर वो दिया होता कारण तो वो सही होता। तो यहाँ पर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसका डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो एकात्मक सामान्य स्थिति में परिसंघीय किंतु आपात स्थिति के दौरान पूर्णतः एकात्मक में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसे अर्धसंघात्मक कहा जाता है। तो कारण ये होगा, जो भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। तो ये बात सही तो है, लेकिन उसका कारण नहीं है। तो आपका विकल्प जो होगा वो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन कारण को लेके है। पहला है स्टेटमेंट, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। अब देखिए, उसी को लेकर क्वेश्चन फिर घुमा के पूछा गया है। यूपी पीसीएस का ये भी क्वेश्चन है। तो चलिए, ये बात तो हमने देख लिया कि सही है। अब इसका कारण क्या बता रहे हैं? कारण ये बता रहे हैं कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है ना ही एकात्मक, तो इसीलिए अर्धसंघात्मक उसको कहा गया है। अब कारण भी सही है, तो यानी कि आपका पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका भी हमने डिस्कस ही किया था कि कथन कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ये आ रहा आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको हमने अच्छे से हल कर लिया। और दोस्तों, आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आता है तो कमेंट करिएगा। मैं ऐसे और भी आपके लिए वीडियोस तैयार करूँगा और भी प्रैक्टिस सेट तैयार करूँगा कि कम समय में जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं मैं उनको लेके आऊँगा, ताकि आप उनको बहुत अच्छे से हल कर पाएँ और आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और तब तक के लिए गुड बाय।